हाय स्टूडेंट्स, सो मैं विकास अग्रवाल आपके सामने आ गया हूँ एक्सेलरेटर सीरीज़ का नेक्स्ट सेशन लेकर। इससे पहले कि मैं आज के एकेडमिक पार्ट ऑफ सेशन को स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा वेदांत टेस्ट सीरीज़ के बारे में। बच्चों, इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको 11 फुल टेस्ट मिलेंगे जो कि एनएसजीएस पैटर्न पे होंगे, जो कि 22 सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जितने भी टेस्ट होंगे वो सारे के सारे 230 से लेकर 430 के बीच में होने वाले हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये एब्सोल्युटली फ्री है, ठीक है। इसको ज्वाइन करने से आपकी एनएसजीएस की मॉक टेस्ट की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और मेरे हिसाब से आप सबको इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहिए। और मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताना चाहूँगा। इसका जो नाम है वो वेदांतु पर नहीं है, इसका जो नाम है वो हमारा जो स्टूडेंट है वेदांत साकरे, उसके नाम पे हमने इस टेस्ट सीरीज को रखा है, बिकॉज ही वॉन द इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, गोल्ड इन इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड दिस ईयर, एंड उसी के ऑनर में हमने इस टेस्ट सीरीज को रखा है, बिकॉज ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम द एनएसजीएस बैच ऑफ वेदांतु। तो देयरफॉर टू ऑनर हिम वी हैव केप्ट दिस टेस्ट सीरीज ऑन हिज नेम। ठीक है बच्चों, तो आपको कैसे ज्वाइन करना है इस टेस्ट सीरीज को? इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसको भर दीजिए और आपको इस टेस्ट सीरीज में का हिस्सा बना दिया जाएगा। नॉट ओनली दैट, जब आप उस गूगल फॉर्म को भरेंगे तो आपको एक बैच में भी एनरोल कर दिया जाएगा जिसको कि एनएसजीएस रिवीजन कैंप 2024 कहते हैं। उस बैच के अंदर एनएसजीएस के रिवीजन के लिए डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, ठीक है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन जैसे क्वेश्चंस टीचर सॉल्व करवाते हैं। तो आपको ना सिर्फ ये टेस्ट सीरीज मिलेगी बल्कि आपको रिवीजन कैंप वाला बैच भी मिलेगा, और ये आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट फिल द गूगल फॉर्म दैट इज प्रेजेंट इन द लिंक ऑफ दिस द गूगल फॉर्म दैट इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस लिंक, ठीक है। नॉट ओनली दैट, I would recommend that all of you join this Telegram group by scanning this QR code. आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे कि एनएसजीएस एस्पिरेंट, सारे एनएसजीएस एस्पिरेंट इसको ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे एनएसजीएस से रेलेवेंट सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। हमारी जो एनएसजीएस एक्सपर्ट हैं निधि पराशर मैम, हु लीड्स द एनएसजीएस डिवीजन, वो यहाँ पे डायरेक्टली बच्चों से इंटरेक्ट करती हैं, उन्हें गाइड करती हैं, उनकी क्वेरीज को आंसर करती हैं। सो यू गेट अ डायरेक्ट एक्सेस to the topmost person at Vedantu with regards to NSCGS. So I think you should definitely be a part of this Telegram group. On that note guys, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के एक्सेलरेटर सेशन में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है वेव्स, ठीक है। नाउ वेव्स एक ऐसा टॉपिक है जिसपे रिसेंट ईयर में एनएससीजीएस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन पास्ट में 2018 और 19 में कई क्वेश्चंस इससे आए थे, ठीक है। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, मतलब वेव्स के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं समराइज़ करूँगा, ठीक है। और जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आए थे उन पे स्पेशली थोड़ा फोकस किया जाएगा। तो हम स्टार्ट इस बात से करते हैं कि एग्जैक्टली वेव होती क्या है, ठीक है। सो वी कैन स्टार्ट आवर कॉन्वर्सेशन फ्रॉम व्हाट इज़ अ वेव। सो अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, ठीक है। ये एक लूज डेफिनेशन है वेव की, बट समझने के लिए बहुत अच्छी है। ओके, सो इट्स अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, ठीक है। ये तो समझने के लिए हो गई, बाकी हम इसको ऐसे भी कैटेगराइज कर सकते हैं। वेव इज द एनर्जी, ओके, दैट गेट्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम one point in space to another point in space, all right, without transfer of physical matter. ओके, सो हम वेव को इस तरह में डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द एनर्जी, वेव इज, ये इज होना चाहिए था, इज द एनर्जी, ठीक है, इज द एनर्जी दैट गेट्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पॉइंट इन स्पेस टू अनदर पॉइंट इन स्पेस विदाउट ट्रांसफर ऑफ फिजिकल मैटर। ये जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, दिस हैपेंस वाया वाइब्रेशंस ऑफ द मीडियम कंपोनेंट, ठीक है। मैं ये पॉइंट भी लिख देता हूँ, दैट दिस एनर्जी ट्रांसफर, okay, this energy transfer happens via
वाइब्रेशंस ऑफ मीडियम कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा इसके ऊपर बातें करते हैं। ठीक है, ये तो वेव की डेफिनेशन हो गई, मतलब कि हाउ वी कैन डिस्क्राइब वेव। आगे की बात करते हैं हम। ठीक है, वेव को अगर हमें क्लासिफाई करना हो, ठीक है, तो क्लासिफाई करने के दो मेजर तरीके होते हैं। ठीक है, तो मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो वेव का अगर क्लासिफिकेशन करना हो, ठीक है, सो देर आर टू मेजर वेज। ओके, वन बेस्ड ऑन मीडियम, okay, one based on medium and the second one based on direction of oscillations of medium components relative to direction of wave propagation। ठीक है, तो एक तरीका होता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मीडियम। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कई वेव्स को फिजिकल मीडियम, ठीक है, फिजिकल मीडियम यानी कि मैटर, ऐसी चीज़ें जिनमें मास होता है। ठीक है, कई वेव्स को फिजिकल मीडियम की ज़रूरत होती है और कई को फिजिकल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, नेसेसिटी नहीं होती। वो फिजिकल मीडियम में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन वो वैक्यूम में भी एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, सो फिजिकल मीडियम जिनके लिए असेंशियल नहीं है, सो फिजिकल मीडियम इज नॉट असेंशियल। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो फिजिकल मीडियम में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी, इट्स जस्ट दैट कि फिजिकल मीडियम उनके लिए असेंशियल नहीं होगा। इसका मतलब दे कैन एग्जिस्ट इन वैक्यूम ऑल्सो। ठीक है, दे कैन एग्जिस्ट इन वैक्यूम ऑल्सो। तो इन दोनों कैटेगरीज की जो वेव्स हैं उनके नाम बताता हूँ। फिजिकल मीडियम में, जिनको फिजिकल मीडियम नेसेसरीली चाहिए होता है, उनको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, उनको कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, जिनको नहीं चाहिए होता है, या तो उनको नॉन मैकेनिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, या तो उनको नॉन मैकेनिकल कह सकते हैं, या फिर हम उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, और बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ मीडियम कंपोनेंट्स, यहाँ पे जगह कम है इसलिए इसको मैं सेकंड कैटेगरी कह देता हूँ। दिस इज फर्स्ट वे टू कैटेगराइज, दिस इज सेकंड वे टू कैटेगराइज। ठीक है, तो सेकंड वे में हमारे पास क्या क्या एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सेकंड वे में वी हैव टू काइंड्स ऑफ वेव्स। ठीक है, जैसे इसको हम नाम दे देते हैं 1A का। ठीक है, दिस इज 1A, दिस इज 1B। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2A और 2B बनेगा उसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। ठीक है, तो 2A जो है, दिस इज लाइक, वन इज ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, वन इज ट्रांसवर्स वेव। इसमें क्या होता है, मीडियम कंपोनेंट्स दे मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, उसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में मीडियम कंपोनेंट्स oscillate perpendicular to direction of wave propagation. Okay, and in longitudinal, the medium components oscillate along या parallel, or we can say parallel to direction of
वेव प्रोपगेशन। ठीक है, इनके एग्जांपल्स की भी बात करते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव का जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, दिस इज वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। इसको पूरे चैप्टर की तरह हम पढ़ते हैं 11th ग्रेड में। और लॉन्गिट्यूडनल का जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो है साउंड वेव्स। ठीक है, या चलो मैं एक और बात बताता हूँ, किसी भी मीडियम में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो उस मीडियम की साउंड वेव कहलाती है। ठीक है, तो मतलब जैसे अगर किसी मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव एग्जिस्ट कर रही है तो वो उस मीडियम की साउंड वेव होगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से क्या हम मैकेनिकल के एग्जांपल की बात कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। मैकेनिकल के एग्जांपल जो मैंने प्रीवियस दो एग्जांपल लिखे थे वो दोनों मैकेनिकल के एग्जांपल थे। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, दे आर बोथ एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल, दैट इज द लाइट दैट वी सी, एक्सरे, गामा रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, दे आर ऑल एग्जांपल ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई क्लासिफिकेशन की बात। ठीक है, ये हमने देख लिया है कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो आगे की बात को समझने के लिए, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है जो कि काफ़ी लंबी है। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, ये एक बहुत ही लंबी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है। ठीक है, और स्ट्रिंग के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होनी चाहिए, जैसे ठीक है, फॉर मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, जिस मीडियम में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स के लिए जो मीडियम होता है, ठीक है, तो उसमें मीडियम में मस्ट हैव इनर्शिया, यानी कि मास। ठीक है, मास नहीं होगा तो मीडियम पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी कैसे गेन करेंगे? ठीक है, तो मीडियम मस्ट हैव मास। एंड सेकेंडली, मीडियम मस्ट हैव इलास्टिसिटी, ताकि वो स्ट्रेच होके अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर सके। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होना एब्सोल्युटली एसेंशियल है। ठीक है, मैकेनिकल वेव चाहे कोई भी हो, मीडियम में ये दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इनर्शिया इसलिए चाहिए सो दैट मीडियम कैन पोजेस, सो दैट मीडियम कैन एक्वायर और पोजेस काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज नीडेड so that medium can acquire elastic energy। ठीक है, मीडियम में जब वेव प्रोपेगेट होती है तो एनर्जी का कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। तो उसके लिए ये दोनों प्रॉपर्टीज़ चाहिए कि मीडियम में ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो काइनेटिक एनर्जी को भी गेन कर सके, और ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो पोटेंशियल एनर्जी को भी गेन कर सके। ठीक है, तो ये मान लो एक वेरी लॉन्ग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, मतलब अगर हम इस स्ट्रिंग के अंदर वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, लाइक द स्ट्रिंग शुड हैव मास। ठीक है, स्ट्रिंग शुड हैव मास, स्ट्रिंग शुड हैव मास एंड इट मस्ट हैव इलास्टिसिटी। ठीक है, विच बेसिकली मीन्स कि जब तुम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो पुली और स्ट्रिंग अरेंजमेंट की स्ट्रिंग्स यूज़ करते हो, वहाँ पे हम स्ट्रिंग्स की प्रॉपर्टी क्या बताते हैं? वहाँ पे हम बोलते हैं कि स्ट्रिंग इज़ मासलेस एंड स्ट्रिंग इज़ इनएक्सटेंसिबल। तो वहाँ पे जो हम स्ट्रिंग्स पर अजम्पशन लगा के रखते हैं, क्या वो वाली स्ट्रिंग्स के अंदर कभी भी वेव जनरेट हो सकती है? द आंसर इज़ नो। ठीक है, पर रियल लाइफ में लगभग हर स्ट्रिंग के अंदर जनरेट हो सकती है, बिकॉज नन ऑफ द स्ट्रिंग्स इन रियल लाइफ आर मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, तो स्ट्रिंग शुड हैव मास, शुड हैव इलास्टिसिटी। अब देखो, इस स्ट्रिंग में सपोज हमने क्या किया, हमने इस स्ट्रिंग के एक एंड पे एक रिंग अटैच कर दी। ठीक है, और इस रिंग को अटैच करके हमने इस रिंग में से एक पोल पास करा रखा है। ठीक है, जो कि एक स्मूथ और रिजिड पोल है। ठीक है, तो अब सपोज हमने क्या, और ये दूसरा एंड जो है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, काफ़ी दूर तक जा रहा है ये, सो दैट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द वेव कमिंग बैक टू अस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, वेव्स का रिफ्लेक्शन होता है। अब सपोज हमने क्या किया, हमने इस सोर्स को इस तरह से ऑसिलेट कराना चालू कर दिया। समझ आ रहा है? मतलब कि इस सोर्स को हमने SHM कराना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो सपोज
जो सोर्स का y कोऑर्डिनेट है वो a साइन ओमेगा t से लिखा जा रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो होता क्या है, जब तुम इस सोर्स को ऑसिलेट कराना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, तो तुम्हें स्ट्रिंग के अंदर इस तरह के पल्सेस दिखने लगेंगे जो कि आगे बढ़ने लगेंगे किसी स्पीड v से। ये समझ में आ रहा है? तो इन पल्सेस की जो हाइट होती है, ठीक है, पल्स का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, इनकी हाइट वही होती है जो सोर्स की है। यहाँ पे सोर्स का मतलब है सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, स्ट्रिंग के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है रिंग। ठीक है, तो ये जो एम्पलीट्यूड होगा इससे मैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने की है कि जैसे ही हमने इसको ऑसिलेट कराना स्टार्ट किया हमें रिपल्स दिखने लगेंगे जो कि आगे की तरफ बढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो ये जो स्पीड होती है v, जिसको कि हम वेव स्पीड कहते हैं, दिस इज द स्पीड एट विच डिस्टर्बेंस प्रोपगेट्स इन अ मीडियम। ठीक है, ये जो होता है दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि सपोज अगर हम इसको पकड़ के तेजी से ऑसिलेट कराने लगेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये पल्स तेज चलने लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा। पल्स जिस स्पीड से चलनी है उसी स्पीड से चलेगी। पल्स की जो स्पीड है वो स्ट्रिंग डिसाइड करेगी, बिकॉज स्ट्रिंग इज द मीडियम हेयर। ठीक है, तो तुम इसको चाहे धीरे धीरे ऑसिलेट करो, चाहे तुम इसको तेजी से ऑसिलेट करो, ये जिस स्पीड से आगे बढ़नी है उसी स्पीड से आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो वेव स्पीड इज डिसाइडेड बाय द मीडियम। ठीक है, वेव स्पीड जो है दैट इज डिसाइडेड बाय मीडियम। इस बात को मैं एक दूसरे तरीके से कहता हूँ, जैसे मैं अभी कुछ कह रहा हूँ, मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही है और ये साउंड वेव्स पूरे कमरे में जहाँ पे मैं ये सेशन ले रहा हूँ ट्रैवल कर रही है। ठीक है, अगर इसी रूम में कोई और पर्सन भी प्रेजेंट होता और वो भी अगर बात कर रहे होते, ठीक है, तो उनके मुंह से जो साउंड वेव निकलती उसका सोर्स डिफरेंट होता, उसका सोर्स होता उनका थ्रोट। ठीक है, मेरी मुंह से आवाज़ निकल रही है, उसका सोर्स है मेरा थ्रोट। ठीक है, तो इन साउंड वेव्स के लिए जो रिंग है, ठीक है, जैसे यहाँ पे रिंग इज द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, व्हेन आई एम स्पीकिंग माई थ्रोट इज द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, व्हेन समवन एल्स विल स्पीक देयर थ्रोट विल बी द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ऑलराइट, वी डजंट से लाइक दिस that the speed of the sound wave which is coming out of my mouth is so and the speed of sound wave which is coming from some other person's mouth is so and so। समझ आ रहा है? मतलब कि दो अलग वेव हैं, दो अलग सोर्स हैं, लेकिन उनके मुंह से जो साउंड वेव निकल रही है और मेरे मुंह से जो साउंड वेव निकल रही है उन दोनों की स्पीड सेम होगी। और वो इस बात से डिसाइड होगा कि इस रूम में जो एयर है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब कि उसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इनफैक्ट ज़रूरी नहीं है, मतलब कि मैं यहाँ तो आवाज़ की बात हो गई, मैं किसी भी तरह की साउंड की बात करूँ, जैसे अगर मैं ताली मार के साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो ये जो साउंड प्रोपेगेट हो रही है इसकी भी स्पीड सेम ही है, जो मेरे बोलने की, जो मेरे मुंह से साउंड वेव निकल रही है उस स्पीड, उस वेव की स्पीड है। समझ आ रहा है? तो सोर्स डजंट अफेक्ट वेव स्पीड। वेव स्पीड जो होता है, ठीक है, दैट इज डिसाइडेड बाय द मीडियम। ऑलराइट, सो वी इज डिसाइडेड बाय द मीडियम। ठीक है, सोर्स क्या डिसाइड करता है? ठीक है, तो सोर्स डिसाइड्स एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। मतलब जैसे कि ये पल्स की हाइट इस सोर्स का एम्पलीट्यूड होगा, तो इसको हम वेव का एम्पलीट्यूड भी इसी को कहेंगे। तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये सोर्स डिसाइड करता है। ठीक है, एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन होंगे दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, वो भी सोर्स ही डिसाइड करता है। ठीक है, यहाँ तक बात है। इनफैक्ट मैं एक और आगे बात बताता हूँ, यहाँ पे आप कोई भी एक पॉइंट पी कंसिडर करो, नोटिस करो जब ये पल्स पी को पार करेगी, जैसे ये पल्स जब पी पर जस्ट पहुंची होगी तो पी ऐसे होगा। फिर ये पल्स जब थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी, जैसे मान लो ये पल्स यहाँ आ गई तो ये पी पॉइंट यहाँ जा चुका होगा। ठीक है, फिर ये पल्स जब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, मान लेते हैं मैं अलग अलग कलर से बना रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये ऐसे हो गई तो ये पी पॉइंट जो है ये यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, फिर ये पल्स जब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगी, मान लो ऐसे हो जाएगी, तो ये पी पॉइंट वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये पल्स जब यहाँ पे आ जाएगी कुछ ऐसे मान लो, तो पी पॉइंट वापस यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये पल्स जब पी को पूरा पार करेगी तो पी ऊपर जाके नीचे जाके वापस यहाँ पे आ चुका होगा। तो एक पल्स का पी से गुजरना पी को एक बार ऑसिलेट करवा देगा।
फिर सेकंड पल्स गुजरेगी तो पी वापस ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये पल्सेस पी से गुजरती जाएंगी, पी ऊपर नीचे ऑसिलेट करता रहेगा। इनफैक्ट पी का जो मोशन है ये सोर्स के मोशन की कॉपी होगा, एक ऐसी कॉपी जो कुछ देर बाद क्रिएट हुई है। कितनी देर बाद वो डिपेंड करेगा कि ये दूरी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दूरी x है, ठीक है, तो x डिवाइडेड बाय v, इतने टाइम के बाद p एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि सोर्स के मोशन को कॉपी करना स्टार्ट कर देगा। तो सोर्स जिस भी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा था, p भी उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। सोर्स जिस एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशन कर रहा था, ये भी उसी एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो बात मैंने यहाँ पे लिखी है, दैट सोर्स डिसाइड्स एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये जो लेंथ होती है, ठीक है, मतलब कि जैसे वन पल्स की जो लेंथ है, दिस इज कॉल्ड द वेव लेंथ। ठीक है, तो वेव लेंथ जो है वो ऑटो डिसाइड होती है। ठीक है, ये जो वेव लेंथ है ये ऑटो डिसाइड होती है किस फॉर्मूले से? वेवलेंथ डिसाइड होती है इस फॉर्मूले से, मतलब लैम्डा इज डिसाइडेड बाय v बाय एफ। ठीक है, इस फॉर्मूले से डिसाइड होती है, मतलब v डिसाइड करता है मीडियम, f डिसाइड करता है सोर्स। वेवलेंथ डिसाइड होती है इन दोनों के डिसाइड होने के बाद। मतलब तुमने सोर्स चूज कर लिया, तुमने मीडियम चूज कर लिया, तो वेवलेंथ अपने आप ही फिक्स हो गई है। तुम सोर्स को चेंज कर दो, ठीक है, तुम मीडियम सेम रखो लेकिन सोर्स चेंज कर दो, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है? तो दीज आर द फॉर्मूला एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, that if this is the equation of source, then the wave equation, okay, the wave equation would be a sin omega t minus kx, इस तरह की होगी। यहाँ पे k represents omega by v and it is called angular wave number. It is called angular wave number. It is also equal to 2 pi by lambda. तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, अगेन ये एक रिवीजन सेशन है, इसलिए मैं चीज़ों को बता के आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, या आप क्या याद रख सकते हो? अगर हमें वेव इक्वेशन पता है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स मान लो, ठीक है, तो किसी भी जनरल पॉइंट p की वेलोसिटी ये हो जाएगा y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा a ओमेगा कॉस, ये हो जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑफ p ये हो जाएगा वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है। इसके अलावा और क्या रखना है? इसके अलावा कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, उनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, कि स्पीड लाइक रूट टी बाय म्यू, दिस इज द स्पीड ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में वेव स्पीड का फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें टी क्या है? टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इट इज टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, म्यू क्या है? म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज रो इंटू एस। ठीक है, अब इसमें रो क्या है? रो इज डेंसिटी ऑफ मटीरियल ऑफ स्ट्रिंग एंड एस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये बातें याद रख सकते हो, इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। ठीक है, साउंड वेव्स के लिए, ठीक है, साउंड वेव्स के लिए जो स्पीड का फॉर्मूला है वो है रूट गामा आर टी बाय एम। ठीक है, यहाँ पे गामा जो है दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक एक्सपोनेंट, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट ऑफ गैस। ठीक है, और डायटोमिक गैस, किसी भी डायटोमिक गैस, ये एटॉमिसिटी पे डिपेंड करता है, डायटोमिक गैस के लिए ये वैल्यू 7/5 यानी कि 1.4 होती है। ठीक है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरीली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो एयर के लिए जो गामा है वो हम डायटोमिक वाला पकड़ सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले में टी जो है दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन,
ओके, m इज मोलर मास ऑफ गैस इन kg, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सब कुछ ऐसा यूनिट्स में डालोगे तो स्पीड दूंगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऐसा यूनिट में मिल जाएगी। सो m इज मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है, एंड r इज द गैस कांस्टेंट, द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और व्हाटएवर गैस कांस्टेंट। क्लियर है? तो ये साउंड वेव के लिए वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब अगर मान लो किसी रीजन में वेव एग्जिस्ट करती है तो इसका ये मतलब भी हुआ कि इस क्रॉस सेक्शन को एनर्जी क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो किसी रेट से क्रॉस कर रही है, टी टाइम में कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो पावर, ठीक है, या एवरेज पावर का मतलब होता है एनर्जी क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, ठीक है, कि वेव का मतलब एनर्जी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी एस, ठीक है। तो ये एवरेज पावर का जो फॉर्मूला है, ठीक है। और इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर अपॉन एरिया, ठीक है। यहाँ पे एस जो है वो एरिया है, वेलोसिटी, डेंसिटी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पाई कांस्टेंट है, तो इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया होगा, एरिया इज एस, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। क्लियर बच्चों? इन सिंबल्स बता देता हूँ मैं। तो वेव इक्वेशन अगर है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, तो ए यहाँ पर आ जाएगा। एफ क्या है? एफ इज़ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है ये ओमेगा बाय 2 पाई होती है, तो इस इक्वेशन से तुम ओमेगा देख लोगे, ओमेगा से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। रो जो होता है दिस इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, और वी जो है दिस इज वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव, वो तुम के से निकाल सकते हो। जैसे के को हमने ओमेगा बाय वी लिखा था, तो यहाँ से वी आ जाएगा ओमेगा बाय के, ठीक है। और फिर वी का फॉर्मूला पता हो के तुम रो भी निकाल पाओगे, मतलब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। क्वेश्चंस कई बार इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। आप बाकी चीज़ें जैसे एक चोजन मीडियम के लिए वी फिक्स है, रो फिक्स है, ठीक है, तो इंटेंसिटी जो होता है वो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है। इसके ऊपर कई बार सवाल आए जाते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा एक सुपर पोजिशन का कॉन्सेप्ट होता है, वो NSEJS में क्वेश्चंस के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं समझाता हूँ। तो सुपर पोजिशन का मतलब क्या है पहले तो स्पेस में एक ही पॉइंट पर साइमल्टेनियसली दो वेव का आ जाना, इसको सुपरपोजिशन कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्पेस के एक ही पॉइंट पर मल्टीपल वेव्स का साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होना सुपरपोजिशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, सपोज ये एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, इस स्ट्रेच स्ट्रिंग में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक पल्स प्रोड्यूस कर दी जो इधर ट्रैवल कर रही है, मतलब इधर वाली स्ट्रिंग को झटका दिया तो एक पल्स ट्रैवल करने लगी, और इधर से भी झटका दे दिया तो यहाँ से एक दूसरी पल्स इधर ट्रैवल करने लगी। समझ आ रहा है? दोनों एंड्स पे हमने झटके दे दिए, ठीक है। तो कुछ देर बाद वी विल विटनेस दैट द टू पल्सेस आर अबाउट टू सॉर्ट ऑफ कोलाइड, बट अनलाइक पार्टिकल्स, वेव में ये कोलिजन्स नहीं होते। मतलब व्हाट विल हैपन इज दैट सपोज इसकी हाइट a1 है, सपोज इसकी हाइट a1 है, इसकी हाइट a2 है, तो कुछ देर बाद जब ये ऐसा समय आएगा दैट दे शुड को एग्जिस्ट एट द सेम पॉइंट इन स्पेस। जब ये वाली सिचुएशन अराइज होगी तो स्ट्रिंग की जो एक्चुअल शेप होगी, वो मैं येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, वो कुछ ऐसी हो जाएगी। यानी कि ये जो हाइट है ये a1 प्लस a2 हो जाएगी, ठीक है। दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन टेल्स अस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नेक्स्ट थोड़ी देर के बाद हमें दिखाई देगा ये चीज़, यानी कि ये जो a1 एम्पलीट्यूड वाली पल्स थी ये इधर ट्रैवल करेगी, और ये जो a2 एम्पलीट्यूड वाली पल्स थी ये इधर ट्रैवल करेगी। यानी कि ये दोनों पल्स स्ट्रिंग पे ऐसे ट्रैवल कर रहे होंगे जैसे कि दूसरी पल्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, ठीक है। मतलब कि एक स्टेटमेंट आपको दिमाग में रखना चाहिए, वो ये है कि सुपरपोजिशन डजंट अफेक्ट द फर्दर प्रोपगेशन ऑफ द वेव, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए, सुपरपोजिशन डजंट अफेक्ट। तो अगर एक वेव नहीं होती तो दूसरी जैसे भी प्रोपगेट कर रही होती वो वैसे ही प्रोपगेट करेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जस्ट कि जिस टाइम पे ये दोनों एक साथ एक जगह पे होंगी
तो उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर सम हो जाता है। ठीक है, इसी में सपोज अगर ऐसी सिचुएशन होती कि एक पल्स यूं ऊपर होती, सपोज एक इक्वल पल्स नीचे की तरफ होती इक्वल साइज की, तो जिस समय पर इन दोनों को साइमल्टेनियसली एक जगह पे होने वाली सिचुएशन अराइज होती, उस समय स्ट्रिंग की जो एक्चुअल शेप होती वो होती पूरी स्ट्रेट, येलो कलर से जो मैं बना रहा हूं, तो स्ट्रिंग पूरी तरह से स्ट्रेट हो जाती और फिर उसी के बाद, उसके थोड़ी देर बाद ही वी वुड हैव विटनेस्ड कि अब शेप ऐसे हो गई है। ठीक है, और ये इधर जा रही है वी से, ये इधर, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सुपरपोजिशन डजंट अफेक्ट द फर्दर प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। इनिशियली ये इधर आ रही थी, ये इधर आ रही थी, ठीक है, ये इधर है, ये इधर है, तो नतीजा ये होगा कि स्ट्रिंग स्ट्रेट हो गई है और उसके बाद फिर ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन, जिसको के बेसिस पे कई तरह के कॉन्सेप्ट्स, कई तरह के फिनोमिना अराइज होते हैं, जिनको हम पढ़ेंगे 11th ग्रेड में पढ़ेंगे। इन फिनोमिना का नाम है इंटरफेरेंस, स्टैंडिंग वेव्स एंड बीट्स। 3 फिनोमिना है, फर्स्ट इज इंटरफेरेंस, सेकंड इज स्टैंडिंग वेव एंड द थर्ड इज बीट्स। तो ये सब हम 11th ग्रेड में पढ़ेंगे, अभी इस समय हम इतनी बात नहीं कर सकते। तो वेव्स में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एनएससीजीएस में, वो लार्जली इन्हीं टॉपिक्स में से आए हैं, और या फिर एको पे आए हैं, एको पे। अब एको क्या होती है कि जैसे अगर, चलो मैं एको के बारे में भी थोड़ी बातें बता देता हूँ। ठीक है, एको क्या है, जैसे सपोज यहाँ पे किसी ने साउंड प्रोड्यूस करी, ये एक स्पीकर है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इससे वेव हर डायरेक्शन में, साउंड वेव हर डायरेक्शन में आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और सपोज आगे कोई ऑब्स्टेकल हुआ, जैसे मान लो एक पहाड़ है ये, ठीक है, तो ये साउंड वेव यहाँ पे जाके टकरा के वापस आएगी। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे अगर एक ऑब्जर्वर होता, एक सुनने वाला होता, तो उसको पहले तो ये साउंड सुनाई देती जब डायरेक्टली इसके कानों में घुस गई थी, और फिर जब ये टकरा के लौट के वापस आती तो इसको दोबारा से वही साउंड सुनाई देती। ठीक है, जिसको कि हम हिंदी में गूंज कहते हैं, कि तुम पहाड़ों में जाके अगर चिल्लाते हो अपना नाम, तो तुम्हें वापस से थोड़ी देर बाद अपना नाम सुनाई देता है। तो ये वही फिनोमेना है। तो एको के ऊपर कई तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। एको वाले क्वेश्चन लार्जली काइनेमेटिक्स रिलेटेड होते हैं, यानी कि तुम्हें पता है कि ये साउंड किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और पहाड़ कितना दूर है, या फिर जैसे तुमसे बोल दिया कि भाई तुमने पहली बार आवाज़ सुनी और फिर दूसरी बार तुमने आवाज़ सुनी, तो उसके बीच में जो इंटरवल था वो 10 सेकेंड्स का था। ठीक है, जैसे एक बार आवाज़ सुनाई थी और फिर तुमने दोबारा आवाज़ सुनी, दोनों के बीच में 10 सेकेंड्स का इंटरवल था, तो बताओ पहाड़ कितनी दूर है। ठीक है, जैसे तुम्हें बता दिया गया है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, सपोज करो वो 300 मीटर पर सेकेंड है, और जो डेल्टा टी है, दैट इज द इंटरवल बिटवीन द टू एकोज, लेट्स से दैट इज 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो हाउ डिस्टेंट द माउंटेन इज फ्रॉम द बॉय। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, 10 सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो 3000 मीटर होगा, तो जाके वापस आना अगर 3000 मीटर है तो 1500 मीटर इज द डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन। इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि काइनेमेटिक्स बेस्ड है। हम मतलब नाम हम एको ले रहे हैं, वेव वर्ड यूज कर रहे हैं, पर दोस क्वेश्चंस आर रियली नॉट ऑफ वेव चैप्टर, दे आर मोर लाइक द काइनेमेटिक्स, लाइक स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का रिलेशनशिप है, उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। Alright students, on that note, I'll end this session. You'll see me again in the 10 Kadam session, in which I'll bring you some questions on waves, and hopefully you'll learn a lot from those sessions. Take care students. Bye-bye.